हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। आज हम लोग बात करेंगे 24 सितंबर 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की, और इसमें हम लोग कुछ डिटेल्ड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में जो करंट अफेयर्स हैं, उन करंट अफेयर्स की बात करते हैं। DAC ने स्वदेशी मिसाइल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी। यहाँ पर एक वर्ड आया है DAC, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रक्षा अधिग्रहण परिषद। DAC का मतलब रक्षा अधिग्रहण परिषद है। तो इन्होंने अभी क्या किया है, एक ध्रुवास्त्र नामक मिसाइल को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई है, ठीक है। और इसकी जो लागत है वो कितनी है? 45,000 करोड़ रुपए, ठीक है, ठीक है। इतनी इसकी लागत है। और बात करेंगे कि इस जो बैठक हुई थी, यह बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 15 सितंबर 2023 को हुई थी, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से खरीदे श्रेणी के तहत की जाएंगी, ठीक है। इसमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो भी मतलब ध्रुवास्त्र जो मिसाइल है वो भारत में ही निर्मित की जाएगी। इससे क्या होगा? भारत जो अपना एक प्रोग्राम चलाता है आत्मनिर्भर भारत, तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। आगे इसमें कुछ और चीज़ें हैं, उसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे? आधुनिक मशीनीकृत बलों की सुरक्षा, गतिशीलता, हमले की क्षमता और बढ़ी हुई उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए DAC ने हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहनों और एकीकृत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली की खरीद के लिए AON को मंजूरी दी गई है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है खरीदी जाएंगी। इसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं वो होंगी, ठीक है। निगरानी जिसमें ड्रोन सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ही इसी के अंतर्गत आएंगी। DAC ने आर्टिलरी गन और रडार की तेज़ी से तैनाती के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल, ठीक है, हाई मोबिलिटी व्हीकल गन टोइंग वाहनों की खरीद के लिए एक ONA को मंजूरी दी गई है, ठीक है। आगे बात करेंगे, रक्षा के क्षेत्र में ही है। तो ये न्यूज़ है इज़राइल से। इज़राइल ने क्या किया है, अभी अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मारवा मार्क 5 का अनावरण किया है, ठीक है। तो इज़राइल ने अत्याधुनिक युद्धक टैंक मारवा मार्क 5 का अनावरण किया है, जिसे बराक के रूप में जाना जाता है। इसी का नाम बराक भी है। मारवा मार्क 5 का नाम बराक भी है, जो तकनीकी प्रगति और सैन्य क्षमता में एक महत्वपूर्ण लीप को दर्शाता है। बराक टैंक के विकास में इजराइल के रक्षा मंत्रालय के बख्तरबंद वाहन निदेशक, IDF के ग्राउंड फोर्सेस, आर्म्ड कॉर्प्स और एलविट सिस्टम, राफेल और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी आल्टा सहित कई इजरायली कंपनियों के बीच सहयोग था, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे क्या है। बराक टैंक जो है कि तकनीकी प्रगति और लड़ाकू क्षमताओं का दुनिया भर में सैन्य नवाचार के लिए व्यापक प्रभाव है, ठीक है। मतलब ये अब व्याख्यात है। यह रक्षा प्रौद्योगिकी में इजराइल के कौशल को दर्शाता है और भविष्य में बख्तरबंद वाहनों के विकास को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो न्यूज़ आ रही है वो हमारे देश से ही है और पूर्वोत्तर राज्यों से है। देखिए क्या हुआ है, पूर्वोत्तर राज्यों में एक एनिमल पाया जाता है जिसको हम मिथुन के नाम से जानते हैं। तो उस जानवर को यानी एनिमल को अभी खाद्य एनिमल का टैग मिल गया है, यानी फूड एनिमल का टैग उसको मिला है, ठीक है। तो ये किसने दिया? याद रखेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा, ठीक है, और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में मिथुन को खाद्य
पशु के रूप में मान्यता दी, जिससे इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए दरवाजे खुल गए हैं। मिथुन को फूड एनिमल के रूप में मान्यता और इसके मांस को एक वाणिज्यिक उत्पाद के रूप में बढ़ावा देने के प्रयासों से प्रस्ताव से इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अगला है, ये भी हमारे देश से ही जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी यात्रा की और वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला भी रखी है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुँचे। पीएम मोदी ने गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से वाराणसी आने का मौका मिला। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने गंजारी राजा तालाब में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की आधारशिला भी रखी। तो याद रखेंगे कहाँ, गंजारी में राजा तालाब के निकट। ठीक है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचों के विकास के दृष्टिकोण को साकार करना था। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने रुद्राक्ष का मतलब वहाँ पर एक सम्मेलन गृह जहाँ पर बैठक होती है वो एक बनाया गया है। ठीक है, तो उसको रुद्राक्ष का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में भाग लिया और पूरे उत्तर प्रदेश में निर्मित 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन भी किया। स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित है। इसमें अर्धचंद्राकार छत, कवर, त्रिशूल के आकार का फ्लडलाइट्स और घाट सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था है। इसमें ही एक चीज़ और बताएं, पवेलियन जो है वो डमरू के आकार का बनाया गया है। ठीक है, पूरा जो स्टेडियम होगा वो बनाया जाएगा बेलपत्र के आकार का। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस। देश को 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है, तो अब ये घोषणा 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने की है। ठीक है, और इसकी जो है इसको हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी की। ठीक है, रेलवे राजस्थान, हैदराबाद, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, चेन्नई समेत कई राज्यों में के लिए वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो जाएगी इन सही कई राज्यों के लिए। इन सभी ट्रेनों को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इन 9 वंदे भारत को मिलाकर संचालित होने वाले वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 33 पहुंच गई है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि 33 हो गई है। रेलवे करीब 2 महीने बाद भारत का उद्घाटन रेलवे 2 महीने बाद वंदे भारत का उद्घाटन करने जा रहा है। ठीक है, इन 9 वंदे भारत में नए स्वरूप वाली वंदे भारत यानी ऑरेंज रंग की ट्रेन भी शामिल है। पहली नए कलेवर वाली भारत कासरगेड़ से त्रिवेंद्रम के बीच चलाई जाएगी। ठीक है, तो जो नई ऑरेंज कलर की आएगी वंदे भारत ट्रेन वो कासरगेड़ और त्रिवेंद्रम के बीच चलाई जाएगी। इसके अलावा 8 वंदे भारत नीले रंग की होंगी। ठीक है, मौजूदा परिस्थिति में 23 वंदे भारत का सफल संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेनें पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों से चल रही हैं। हालांकि पूर्वोत्तर में असम से भी वंदे भारत का संचालन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, अगला है, बोल रहा है पीएम मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में भाग लिया। तो पीएम मोदी ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में, उसमें भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम विषय पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर से कानून विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया है। ठीक है, 23 और 24 को होने वाला यह कार्यक्रम भारत में अपनी तरह का पहला आयोजन है और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कानूनी मुद्दों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का प्राथमिक उद्देश्य
विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक बातचीत और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। सम्मेलन कानूनी पेशेवरों के विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान को बढ़ावा देने और कानूनी मुद्दों की समझ को बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एक न्यूज़ आई है I2U2, मतलब इसमें क्या है 2I का मतलब इंडिया एंड इजराइल, ठीक है, एंड U2 का मतलब USA एंड UAE एंड अमेरिका ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने I2U2 समूह के एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, संस्थानों और उद्यमियों के लिए अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण विकसित करना है। ठीक है, साथ ही 4 देशों के समूह ने सदस्य देशों के बीच सहयोग और दुनिया भर में साझेदारी बढ़ाने के लिए अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है I2U2 समूह के अंतरिक्ष के फोकस क्षेत्र के तहत भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों आर्टेमिस समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सभा के दौरान एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की। मुख्य रूप से 4 I2U2 भागीदार देशों के अंतरिक्ष अवलोकन डाटा और क्षमताओं का उपयोग करना है। ठीक है, अगला है देखिए, चीन और सीरिया ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आगामी एशियाई खेलों से पहले सीरिया के साथ राजनयिक बैठकों की श्रृंखला शुरू की और दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। शी ने दक्षिण चीन हांगझाऊ शहर में सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद से मुलाकात की। 15 दिवसीय एशियाई खेलों का आयोजन भी कहाँ किया जा रहा है? हांगझाऊ शहर में किया जा रहा है। यह साझेदारी मध्य पूर्व एशियाई देशों के साथ भागीदारी और वैश्विक मंच पर खुद को स्थापित करने के लिए एक कोशिश को दर्शाती है। अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय माहौल की पृष्ठभूमि के बीच जिनपिंग ने सीरिया का समर्थन करने के लिए इसके विपरीत चीन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। नेताओं ने न केवल अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय को बढ़ाने के लिए भी अपने सहयोग को मजबूत करने का संकल्प दिया। यह कदम खुद को अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति संतुलन के रूप में स्थापित करने का चीन के अनुरूप है। ठीक है, अगला देखेंगे, समझौते हुए हैं तो ये टीसीएस ने नार्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बैंक एक्सेप्ट के साथ अभी समझौता किया है। एक रणनीतिक कदम में आईटी उद्योग की एक प्रमुख कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने नार्वे की राष्ट्रीय भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रणाली बैंक एक्सेप्ट के साथ हाथ मिलाया। यह सहयोग नार्वे की वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तैयार है, जो लचीलापन, सुरक्षा और उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ओस्लो में टीसीएस का कमांड सेंटर बैंक एक्सेप्ट एएस के सभी उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य नार्वे की महत्वपूर्ण भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापित प्रणालियों से संबंधित सेवा व्यवधान, सुरक्षा चिंताओं और ग्राहक पूछताछ के लिए तेज़ी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। ठीक है, आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। महत्वपूर्ण दिवस मतलब इम्पोर्टेंट डेज, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इसकी थीम और महत्वपूर्ण इसका इतिहास। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बधिर व्यक्तियों के मानवाधिकारों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है। प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा बधिर समुदाय की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और सुरक्षित रखने
के अवसर के रूप में मनाया जाता है। साइन लैंग्वेज एक एकीकृत उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिससे इस दिन को स्वीकार करना और मनाना आवश्यक हो जाता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस एक अलग विषय को अपनाता है। सभी को संबंधित गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न होने और सांकेतिक भाषा के महत्व की गहरी समझ हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए योजनाओं की बात कर लेते हैं। सरकार ने पीएम किसान के योजना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का अनावरण किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने आर्टिफिशियल मतलब AI चैटबॉट का शुभारंभ के लिए साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दक्षता और पहुंच को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अभूतपूर्व विकास की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं, ठीक है, ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट के शुभारंभ का नेतृत्व किया, जो किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, आगे है रैंक और उसकी रिपोर्ट। चलिए, एपिसर ने माउंट पिंडोस पर स्थित जांगोरोचोरिया को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ लिया है। एप्रिस में माउंट पिंडोस पर पारंपरिक सुरगम्य गांवों का एक समूह है, जिसे जागोरोचोरिया यानी जागोरी के गांव के रूप में जाना जाता है, को हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। यह महत्वपूर्ण निर्णय सऊदी अरब के रियाद में विश्व धरोहर के 45वें सत्र के दौरान लिया गया। ग्रीस के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। संस्कृति मंत्री लीना मेंडोनी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, यह पहली बार है कि ग्रीस का एक सांस्कृतिक क्षेत्र जिसमें हमारी गहरी आधुनिक सांस्कृतिक विरासत का उत्कृष्ट उदाहरण शामिल है, सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, यह मान्यता ग्रीस के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह विषय विश्व विरासत सूची में पिछली लिस्टिंग की विशिष्ट प्राचीन ग्रीक और बीजांटिक फोकस से अलग है। ठीक है, कुछ बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ें को देख लेते हैं। इसमें है अडानी समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी के पुनर्विकास हेतु तैयार हो गई है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक, ठीक है, पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अरबपति गौतम अडानी ने मुंबई के मलिन बस्ती धारावी के पुनर्विकास के लिए मुंबई के स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है। लगभग 10 लाख की आबादी वाले धारावी का पुनर्विकास दशकों से लंबित है। अडानी समूह के एक प्रवक्ता ने धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड नामक इकाई के गठन की पुष्टि की। ठीक है, संयुक्त उद्यम की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अडानी के प्रतिद्वंदी बोलीदाता दुबई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन से चल रही कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सेकलिंक का आरोप है कि मुंबई के महाराष्ट्र राज्य ने 2018 में मूल बोली प्रक्रिया को अनुचित तरीके से रद्द कर दिया और इसे फिर से शुरू किया ताकि अडानी जीत सके। हालांकि राज्य और अडानी इन आरोपों को खारिज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सामने आई। तो ये थे 24 सितंबर से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ।